Hello everyone. So today we are going to study heating effect of electric current. अब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए हमें एक बैटरी या सेल की ज़रूरत होती है जो कि हमारी सोर्स की तरह काम करता है। और सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लगातार हमारे जो सेल होती है उसके अंदर के केमिकल रिएक्शन हमारे सर्किट के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखती है। और हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने दूसरी वीडियो बनाई है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो हो पाता है किसी सर्किट में। सो ये सेल उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाती हैं और करंट का फ्लो होने लगता है। ये जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट मीन्स हमारी सेल ये लगातार एनर्जी जनरेट करती रहती है या एक्सपेंड करती रहती है। तो ये जो एनर्जी इसकी होती है वो एक्चुअली जाती कहाँ है? सो अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। उनमें से एक तो जो करंट मेंटेन करने के लिए सोर्स एनर्जी दे रही होती है वो तो यूज हो जाती है यूजफुल वर्क में। यूजफुल वर्क मतलब वो डिपेंड करता है कि हम किस मशीन पर वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी फैन की ही बात करें, किसी फैन में ही अगर उसकी वर्किंग बताएं तो फैन के ब्लेड्स को घुमाना उसका मेन काम है। तो ये जो एक पार्ट ऑफ एनर्जी है ये आपका एक तो चला जाएगा यूजफुल वर्क यानी कि फैन के ब्लेड्स को रोटेट करने में। दूसरी बची हुई जो एनर्जी होगी, रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट। बाकी जो एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में खर्च होती है और जिसकी वजह से जो हमारा डिवाइस होता है या जो हमारा गैजेट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हम थोड़ी देर के लिए उससे पावर कट कर देते हैं ताकि उसको थोड़ा कूल डाउन होने का टाइम मिले। ये जो एनर्जी होती है एक पार्ट इसका यूजफुल वर्क में चला जाता है, दूसरा ये टेम्परेचर रेज करने लग जाती है, हीट की फॉर्म में निकलती है, टेम्परेचर रेज होता है गैजेट का, इसी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हमारा सर्किट है जिसमें हमारे डिवाइस लगे हुए हैं, हर डिवाइस का अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता ही है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा है जो प्योरली रेजिस्टिव है, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव का मतलब उसमें कोई और हमारे कंपोनेंट्स नहीं है, वहाँ सिर्फ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि बहुत सारे रेजिस्टर्स को सीरीज या फिर पैरेलल में लगाया हुआ है, सिर्फ वही अगर बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं तो उस सर्किट को कहा जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स प्रेजेंट हो। अब उस केस में जितनी भी सोर्स एनर्जी होगी उसे किसी भी और कंपोनेंट में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। से वहां पर कोई बल्ब लगा होना चाहिए था तो वो वहां पर जो एनर्जी जाती है वो उस बल्ब को ग्लो कराने में काम आती, लेकिन वहां पर बल्ब नहीं लगा हुआ, उसकी जगह भी रजिस्टर ही लगा हुआ है। तो जो हमारी सारी सोर्स एनर्जी होगी वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी। ऐसे जितने भी सर्किट होते हैं जो प्योरली रेजिस्टिव होते हैं उनमें जो हमारी जितनी भी एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है और इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कई चीज़ों में हमारा अनवांटेड होता है क्योंकि ये हमारे गैजेट्स को गर्म कर देता है, डैमेज कर सकता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में इसे हम जानबूझ के ऐसा बनाते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। जैसे कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनमें हमें उस गैजेट को गर्म करने की ज़रूरत पड़ती ही है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, हमारी आयरन, इस तरह के कुछ और भी गैजेट्स हैं जिनकी हम, जैसे हमारा गीज़र हो गया, हीटर हो गया, और ये जितने भी तरह के डिवाइसेस होते हैं इन सब में हमें चाहिए कि ये डिवाइस गर्म हो बहुत अच्छे से ताकि हम इसकी हीट का यूज़ कर सकें। तब हम इस चीज़ को बनाने के लिए उस सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनाते हैं। दिस इज द heating effect of electric current which is utilized in electric heater, electric iron etc. नेक्स्ट इसका एक आपको एक्सप्रेशन पढ़ना होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड। हमने माना कि करंट है I जो कि एक रेजिस्टर R से फ्लो हो रही है। R कैपिटल R रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर है, उससे फ्लो हो रही है और उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हमने माना कि लेट स्मॉल t be the time during the charge during which a charge
Q flows across, so the work done in moving the charge Q through a potential difference V. हमने माना कि स्मॉल t टाइम तक, हमारा स्मॉल t एक ऐसा टाइम है जिसमें आपका एक चार्ज है Q, वो फ्लो हो रहा है उसमें से। सो उस चार्ज Q को किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के लिए, यानी कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, वर्क का फॉर्मूला होता है आपका, हमने पोटेंशियल डिफरेंस में ही पढ़ा था, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू bring a unit charge from one point to another। सो यहाँ से W की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो V यहाँ से आपका V और Q आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपकी जो W की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी VQ। सो दिस विल बी वर्क डन विल बी VQ। नाउ द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन स्मॉल t टाइम, यानी कि जो सोर्स है उसको अगर इस सर्किट में प्रॉपर काम होते रहना चाहिए तो उसको एनर्जी VQ के बराबर स्मॉल t टाइम में देनी होगी। हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्सेज। सो जो हम पावर निकालेंगे, पावर किस तरह से निकाली जाती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, पावर इनपुट या वी कैन से पावर इज वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हमारा VQ निकल के आया था, पर यूनिट टाइम इज स्मॉल t। सो ये आपका बन जाता है VQ अपॉन t। अब Q अपॉन t के लिए आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज पर यूनिट टाइम। सो V और मल्टीप्लाई में आ जाएगा I। सो P का एक्सप्रेशन बन जाएगा P इज इक्वल्स टू VI। द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t। अब हमें एनर्जी निकालनी होगी, कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, तो एनर्जी निकालने के लिए हम निकालते हैं पावर इनटू टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितनी पावर दी गई है। तो पावर है हमारी VI एन इनटू टी। सो आपकी जो एनर्जी बन जाती है, कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है, VI t के इक्वल। This energy gets dissipated in resistors as heat. Thus, for a steady current I, the amount of heat H produced in the time t is, ये जो एनर्जी है ये हमारे रेजिस्टर्स में हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, यानी कि हीट की फॉर्म में निकलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी सर्किट से एक I करंट फ्लो होता रहे, तो हमें जो हमारी हीट है जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे, वो कितनी प्रोड्यूस होगी t टाइम में, H इज इक्वल्स टू VI t के इक्वल ही होगी, जो भी हमने एनर्जी सप्लाई का फॉर्मूला पढ़ा था। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो वही आप V की जगह पर IR पुट कर देंगे। सो दिस विल बी I स्क्वायर R T। ये आपके दो एक्सप्रेशन बन गए, ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही तरीके हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनको बस थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। अब इस लॉ को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल्स टू VIT या I स्क्वायर RT, इसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे हमें कुछ बातें पता चलती हैं, इस एक्सप्रेशन से हमें तीन चीजें पता चली। दैट इट इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, किसी रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। हमने अभी पढ़ा पीछे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सो H I स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, R के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इससे क्या मतलब है कि जो करंट है उसका स्क्वायर, मतलब जितनी ज़्यादा करंट आप फ्लोज के अंदर कराएंगे उतनी ज़्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, उसके स्क्वायर के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टर होगा, मतलब जितना ज़्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हमें जितने भी हमारे जो हीटिंग डिवाइस होते हैं उनमें हम हाई रेजिस्टेंस जानबूझ के रखते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस। दूसरा, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कराई जा रही है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी हीट आपकी जनरेट होने वाली है। सो H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T। ये आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कंक्लूजन्स थे। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट्स में आपके कई बार लिखने के लिए आ जाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है कि जितने भी हमारे हीटिंग डिवाइसेस हम उनमें यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक हीटर। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उन चीज़ों को गर्म करने का काम करती हैं,
वो सभी आपकी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करती हैं। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है। दिस इज वेरी डिफरेंट कि हीट चीज़ों को गर्म करके लाइट भी प्रोड्यूस की जा सकती है। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो कि ज़्यादातर टंगस्टन का बना होता है। उस फिलामेंट को गर्म किया जाता है। वो फिलामेंट जितना ज़्यादा गर्म होता है, जैसे ही वो गर्म होता है, एक फिक्स टाइम के बाद वो ग्लो करना शुरू कर देता है और लाइट एमिट करता है। इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। ये जो फिलामेंट है गर्म होके आपकी लाइट एमिट करता है। दूसरा, फॉर फिलामेंट अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज यूज्ड। हमारे फिलामेंट के लिए एक हमें ऐसी मेटल लेनी होगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हम उसको काफ़ी देर तक वो हीट को झेल सके, जल्दी से पिघल के ख़राब ना हो जाए। इसके लिए हम टंगस्टन यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इतना टेम्परेचर वो इजीली बेयर कर सकता है बिना मेल्ट हुए। टू कीप फिलामेंट थर्मली आइसोलेटेड, इंसुलेटिंग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड। थर्मली आइसोलेट रखने के लिए, यानी कि किसी तरह के टेम्परेचर लॉस पे असर ना हो, इसलिए हम उसको इंसुलेटिंग सपोर्ट देते हैं। यहाँ जो हमारा फिलामेंट लगा होता है बल्ब के अंदर, उस पर इस तरीके से दो वो लगे होते हैं, बीच में से फिलामेंट होता है। नाउ bulbs are filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament. बल्ब्स को नाइट्रोजन या आर्गन जैसी इनएक्टिव गैसेस मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन नहीं होती, उनके साथ फिल किया जाता है ताकि फिलामेंट की लाइफ बढ़ सके। वरना तो यही होगा कि जो भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अंदर हो रही होंगी और गैसेस उसके अंदर जो फिल होंगी उनके साथ भी केमिकल रिएक्शन होगी और आपका जो बल्ब है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। So most of the power consumed by filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. जो भी हम पावर उसको देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, वो ज़्यादातर उसको हीट देने में ही निकल जाता है। या बल्ब जब भी हम देखते हैं कि बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं लगाने के बाद, तो वो ज़्यादातर जो हमारी पावर है वो हीट के फॉर्म में उसमें चली जाती है। बस एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन उस पावर का लाइट की फॉर्म में हमें मिलता है। सो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का एक और हमारा इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि ये लाइट प्रोड्यूस करने के काम आता है। तीसरा एक यूज़ है, हमारे घर में फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग। जूल्स हीटिंग के एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्यूज़, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर कभी ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाए सर्किट में, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाए आपका पूरा सर्किट, तो आपके सारे अप्लाइंसेस का डैमेज ना हो, बीच में ही सर्किट ब्रेक हो जाए। फ्यूज़ के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो मेटल यूज़ की जाती है, वो इसी तरह की होती है कि वो एकदम से पिघल के आपके बाकी सर्किट को बचा सके। फ्यूज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्यूज़ प्रोटेक्ट्स सर्किट एंड अप्लाइंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट को रोकने का काम करता है। किस तरीके से रोकता है? इट इज़ प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइस। ये जो हमारे घर के डिवाइसेस होते हैं, या जो हमारा सर्किट होता है, उससे हमारे सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय। एक मेटल या एलॉय का पीस होता है छोटा सा, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एप्रोप्रिएट ऐसे रखा जाता है जैसे कि हमारे घर में इतनी करंट फ्लो होनी चाहिए जिससे वो मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद अगर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो तो वो मेल्ट हो जाए। उसके लिए ज़्यादातर कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या लेड यूज़ किए जाते हैं। इन अ if a current larger than the specified value flows through the circuit, the fuse wire melts. अगर एक specified value से बड़ी करंट उस सर्किट से फ्लो होने लगती है, तो जो आपका सर्किट होता है, सर्किट में जो फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे कि बीच में यहाँ पर पहले एक इस तरह का वायर लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो पिघल गया, तो आपका इस तरीके से पिघल के बीच में जगह बन जाती है, जिसकी वजह से करंट यहाँ से फ्लो तो होगी लेकिन वो आगे पहुँच नहीं पाएगी, और वे इसी की वजह से यहाँ से करंट, यानी कि आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। सो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। एक तो फ्यूज़ में यूज़ किया जाता है, लाइट प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसमें इनका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हमारा इसी लॉ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने साथ में इंक्लूड किया। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया जाता है या जिसमें वो कंज्यूम होती है, उसको उसकी पावर कहा जाता है। और P इज इक्वल्स टू वी आई, अभी हमने लास्ट पढ़ा ही है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला होता है IR, जिसकी वजह से ये बन जाता है I स्क्वायर R। साथ ही आपकी I इज इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन R, जिसकी वजह से बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों ही P के फॉर्मूले हैं। मेन जो आप लिखेंगे वो VI लिखते हैं, लेकिन ये दोनों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। पावर की यूनिट होती है वॉट। हमारे घर में जो चीज़ें आती हैं, जो हम बल्ब भी यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं कि कितने वॉट का बल्ब है। ये 9 वॉट का है, 15 वॉट का है, 40 वॉट का है। तो वो पावर इस तरीके से लिखी होती है कि ये आपकी यूनिट टाइम के अंदर कितनी आपकी एनर्जी यूज़ कर लेगा। सो 1 वॉट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो आप V की जगह भी I पुट करें 1 पुट करेंगे और I की जगह भी 1 ही पुट करेंगे। सो it is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। 1 watt उस पावर के इक्वल होता है जो एक डिवाइस कैरी कर सकता है जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और वो 1 एम्पियर की करंट लेकर जा रहा हो, यानी कि उसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो। सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर की। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग वॉट का यूज़ बहुत कम करते हैं। जो हमारे छोटे डिवाइसेस होते हैं जिनमें बहुत कम पावर यूज़ होती है वो वॉट में होते हैं, लेकिन हमारे जो घर में यूज़ होती है वो हम किलो वॉट में यूज़ करते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ लार्जर यूनिट कॉल्ड किलो वॉट। अब क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम निकालेंगे P इंटू टी, यानी कि कितनी पावर कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, उससे हमें एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वॉट आर। पावर की वॉट होती है, टाइम के लिए हम यहाँ आर यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होगी वो होगी वॉट आर। सो 1 वॉट आर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर 1 वॉट की पावर लगातार 1 घंटे तक यूज़ की जा रही है तो जो एनर्जी उसके अंदर कंज्यूम होगी या एनर्जी जो सारी उसमें यूज़ होगी वो 1 वॉट आर के इक्वल होगी। अब हमारे घरों में जो एनर्जी भेजी जाती है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी भेजने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेजे जाते, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो हमारे जो पावर हाउसेस होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने के वो चार्जेस लेते हैं, वो एनर्जी देते हैं पीछे से, जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए एनर्जी मिल जाती है और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट हो पाते हैं। उसकी वजह से करंट फ्लो होता है सर्किट में। सो हमारी जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उसकी यूनिट है किलोवाट आवर, जिसको हम अपनी आम भाषा में यूनिट भी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि कितनी यूनिट्स इस महीने की हमारी खर्च हुई, तो मतलब हमारे कितने किलोवाट आवर एनर्जी यूज हुई है। सो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट, सो 1 किलो में होते हैं 1000 यूनिट्स। सो 1 किलोवाट में हुए 1000 वॉट्स, 1000 वॉट्स, और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स। सो जो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड्स होते हैं, या फिर इसे हम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी हमारे घर में भेजी जाती है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक पावर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।